यूँ तो डॉक्टरों का काम होता है लोगों की ज़िंदगी बचाना, लेकिन इंग्लैंड के इतिहास में एक ऐसा डॉक्टर भी था जिसने तकरीबन 250 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और कैसे वो इंग्लैंड के इतिहास में सबसे बड़ा सीरियल किलर बना, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल अनिमेश टीवी पे। और मैं आज अनिमेश आपके सामने ये कहानी लेके आ रहा हूँ जो ब्रिटिश इतिहास में एक ऐसे डॉक्टर का पर्दाफाश करती है जो लोगों की हत्या करता था, और उसके पीछे का क्या रीज़न था वो जान के आप भौचक्के रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साल है 2000। डॉक्टर हेरोल्ड फ्रेडरिक शिपमैन को अपने 15 रोगियों की हत्या का दोषी ठहराया गया तथा इसके ठीक 4 साल बाद ही उन्होंने जेल की कोठरी में हत्या कर दी। अब ऐसा उन्होंने क्यों किया ये आपको आगे पता चलेगा। भले ही डॉक्टर हेरोल्ड शिपमैन को 15 हत्याओं का दोषी ठहराया गया था, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उसने 250 से अधिक लोगों की हत्या की थी। डॉक्टरों से अपेक्षा की जाती है कि वो लोगों की मदद करें, और खास करके तब जब वो मरीज कमज़ोर स्थिति में हो। हालांकि डॉक्टर हेरोल्ड शिपमैन न केवल अपने पद का इस्तेमाल अपने रोगियों का फ़ायदा उठाने के लिए किया करता था, बल्कि वो इंग्लैंड के इतिहास में सबसे कुख्यात सीरियल किलर में से भी एक बन गया। शिपमैन पहले अपने मरीजों में ऐसी बीमारियों का डायग्नोसिस करता था जो उनमें होती ही नहीं थी, और फिर उन्हें डायमॉर्फिन की घातक खुराक का इंजेक्शन देता था। 1975 से 1998 के बीच कथित तौर पर उसने अपने हाथों से 250 लोगों को मारा। आइए जानते हैं कि कौन था ये डॉक्टर हेरोल्ड और क्या थी इसकी कहानी। डॉक्टर हेरोल्ड शिपमैन का जन्म 1946 में नॉटिंघम इंग्लैंड में हुआ था। वह स्कूल के दौरान से ही एक होनहार छात्र था और खेलों में, खास करके रग्बी में उसको काफ़ी रुचि थी और वो काफ़ी अच्छा भी खेलता था। इसीलिए उसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी मजबूत थी। लेकिन शिपमैन की ज़िंदगी की दिशा में तब बदलाव आया जब वो 17 साल का था। उस साल उसकी माँ वेरा, जिसके साथ शिपमैन काफ़ी नज़दीक था, को फेफड़ों का कैंसर हो जाता है। तब वो अस्पताल में भर्ती होती हैं और उसी साल उनकी मृत्यु हो जाती है। तब शिपमैन ने उसे बड़ी नज़दीकी से देखा। उस पल में आप इमेजिन करिए, जब एक लड़का अपनी माँ को मरते हुए देखता है तो उसके मन में क्या मनोवैज्ञानिक स्थिति रहती है। अपनी माँ की मृत्यु के बाद शिपमैन ने लीड्स यूनिवर्सिटी की मेडिकल स्कूल में अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी की और वहीं की एक लड़की जो प्रिमरोज में रहती थी, ऑक्सटॉबी से विवाह किया। इस जोड़े के 4 बच्चे हुए और इनका जीवन सही तरीके से चलने लगा। कोई आम आदमी जब इनको देखता था तो उनको लगता था कि ये तो एक नॉर्मल सरल इंसान है, पढ़ा लिखा डॉक्टर जिसकी शादी हो चुकी है, 4 बच्चे, जिसका जीवन में सब कुछ सही था। तो किसी ने कभी उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति जानने की कोशिश ही नहीं की। अब आता है साल 1970 का। स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद उन्होंने डॉक्टर की नौकरी ढूंढनी शुरू की। अमूमन क्या होता है, जब आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं MBBS की, तो आपको कहीं ना कहीं जूनियर डॉक्टर के रूप में नौकरी मिल जाती है। तो उन्होंने भी वही किया, लेकिन जब उनको नौकरी मिली वो बहुत जल्द ही आगे बढ़ गए। पढ़ने में होनहार थे। आगे बढ़ के उन्होंने वेस्ट यॉर्कशायर में एक चिकित्सा केंद्र में जनरल फिजिशियन की नौकरी ज्वाइन कर ली। यहीं पर 1976 में शिपमैन पहली बार कानूनी पचड़े में फंसे। युवा डॉक्टर को डेमेरोल के लिए नकली नुस्खे बताते हुए उनको पकड़ा गया, जो आमतौर पर गंभीर दर्द के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अफीम से बनने वाली एक दवा थी। शिपमैन भी उसका इस्तेमाल करने लगे और धीरे धीरे उनको उसकी लत लग गई। उन पर जुर्माना लगाया गया, नौकरी से भी निकाला गया तथा उन्हें यॉर्क के एक पुनर्वास क्लिनिक में जाने को कहा गया। अब हेरोल्ड शिपमैन वहाँ से जब निकाले गए तो उन्होंने फिर से मेहनत की और जल्दी अपने पैरों पर खड़े हो गए। 1977 में हाइड में डॉनी ब्रूक मेडिकल सेंटर में काम करने के लिए उन्हें वापस बुलाया गया। 1993 से अगले 15 सालों तक उन्होंने यहीं पे अपना समय बिताया और अपने रोगियों को और अपने आसपास के लोगों को ये पोर्ट्रे किया कि वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और काफ़ी मददगार डॉक्टर हैं। मार्च 1975 में शिपमैन ने पहली अपनी मरीज, जो कि 70 वर्षीय ईवा लियोन्स को देखा। वो उनके जन्मदिन से एक दिन पहले की बात है। उस समय शिपमैन के हाथों में इतनी मात्रा में
डायमॉर्फिन आ गई थी कि वो सैकड़ों लोगों की जान ले सकता था। हालांकि उस साल शिपमैन को डॉक्टर के पर्चे में जालसाजी करने के आरोप में नौकरी से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्हें डॉक्टरों की नियामक संस्था जनरल मेडिकल काउंसिलिंग से नहीं हटाया गया था। इसके बजाय उन्हें बस एक चेतावनी पत्र मिला था, यानी एक वार्निंग नोटिस। जांचकर्ताओं के अनुसार शिपमैन अपने दशकों के आतंक के दौरान कई बार हत्याओं को रोकता था, फिर शुरू करता था, लेकिन उसकी हत्या करने का तरीका हमेशा एक ही रहा। वो कमजोर लोगों को निशाना बनाता था। उसका सबसे पुराना शिकार, या बोले सबसे वृद्ध शिकार, 93 साल की एनी कूपर थी, और सबसे छोटा शिकार यानी यंग शिकार जो उसने किया वो 41 साल का पीटर लुइस था। इसके बाद वो अपने मरीजों को डायमॉर्फिन की घातक खुराक दे देता था और उन्हें मरता हुआ दिखता था, या अगर उस समय असर नहीं होता था तो उनको घर भेज देता था, और कुछ दिनों में उन मरीजों की मृत्यु हो जाती थी। कुल मिलाकर ऐसा माना जाता है उसने डोनीब्रूक प्रैक्टिस में काम करते हुए 71 मरीजों की हत्या की और बाकी की हत्याएं अपने पर्सनल क्लिनिक पे की। उसकी पीड़ितों में से 171 महिलाएं और 44 पुरुष थे। डॉक्टर हेरोल्ड शिपमैन कैसे करता था अभ्यास? हेरोल्ड शिपमैन की निजी प्रैक्टिस थी, जहां उसने अपने कमजोर मरीजों की हत्या करने का प्लान बनाया था। पुलिस जांच में सबसे बुनियादी जांच भी नहीं की गई थी। होता क्या है, जब भी कोई व्यक्ति पे संदेह होता है या वो पकड़ाता है तो पुलिस सबसे पहले उसका बैकग्राउंड टेस्ट करती है। तो जब जालसाजी के केस में पुलिस ने डॉक्टर हेरोल्ड शिपमैन को पकड़ा था तो उसकी कभी जांच ही नहीं हुई। अगर जांच होती तो पता चल जाता कि ये ऐसे कार्य कई बार करता है, तो शायद उसका डॉक्टर का जो लाइसेंस था वो निरस्त कर दिया जाता, लेकिन पुलिस ने उसकी जांच ही नहीं की। पुलिस ने अगर जांच की होती तो उनके आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में पता चल जाता। चालाक शिपमैन ने अपने शिकारों के रिकॉर्ड में झूठी बीमारियां जोड़ के भी अपनी पहचान छिपाई थी। नतीजतन जांच में चिंता का कोई कारण नहीं मिला और घातक डॉक्टर हेरोल्ड हत्याएं करना जारी रखता है। वो बेहिचक बेखौफ अपने प्लान को एग्जीक्यूशन में लाता रहता है। अब बात करते हैं वो चौंकाने वाली हत्या जिसने एंड में डॉक्टर हेरोल्ड शिपमैन को बेनकाब कर दिया। शिपमैन के अपराधों का अंततः तब पर्दाफाश हुआ जब उसने अपने पीड़ितों में से एक 81 साल की कैथरीन ग्रुंडी, जो उसके शहर की पूर्व मेयर थी, की वसीयत में जालसाजी करने की गलती कर दी। कैथरीन ग्रुंडी उसके पास इलाज कराने आई थी। उस शहर की वो पूर्व मेयर थी, एक रौबदार व्यक्ति जिसके पास काफ़ी सारे कम्युनिकेशन और काफ़ी सारे कनेक्शन थे। पैसे से भी वो संपन्न थी। इस बार शिपमैन का जो लक्ष्य था वो केवल अपने मरीज को मौत की घाट उतारना नहीं था, उसकी संपत्ति भी हड़पना था। शिपमैन ने ग्रुंडी को डायमॉर्फिन की घातक खुराक देने के बाद सबूत छिपाने के लिए उसकी वसीयत पे दाह संस्कार बॉक्स का चयन किया, जबकि अमूमन ऐसा होता नहीं है। क्रिश्चियन लोग जो होते हैं वो बॉडी को दफनाते हैं, उनको जलाते नहीं हैं। फिर डॉक्टर हेरोल्ड शिपमैन ने अपने टाइपराइटर का उपयोग करते वक्त वसीयत में उसके परिवार को पूरी तरीके से बाहर कर दिया और अपना नाम उसमें जोड़ दिया, लेकिन देह संस्कार पे उसके परिवार वाले राजी नहीं होते, तो कैथरीन ग्रुंडी को दफना दिया गया। लेकिन जब उनकी बेटी एंजेलिना को स्थानीय वकीलों द्वारा वसीयत के बारे में बताया गया तो वो घबरा गई। उनके मन में संदेह हुआ और वो पुलिस के पास गई। एंजेलिना ने इस स्थिति के बारे में कहा, पूरी बात अविश्वसनीय है। ये सोचना भी अकल्पनीय है कि मेरी माँ ने सब कुछ एक डॉक्टर के नाम कैसे छोड़ दिया। अब पुलिस वालों के भी कान खड़े हो गए। अगस्त 1998 में कैथरीन ग्रुंडी के शव को खोदकर निकाला गया और उनकी मांसपेशियों की जांच की गई, और जांच में ये सामने आया कि डायमॉर्फिन की हाई डोसेज दी गई थी। उसके बाद उसी साल 7 सितंबर को शिपमैन को गिरफ्तार कर लिया गया। अगले 2 महीने में 11 अन्य पीड़ितों के शवों को शिपमैन के कहने पर निकाला गया। एक पुलिस विशेषज्ञ ने शिपमैन की सर्जरी कंप्यूटर की भी जांच की और पाया कि उसने अपनी पीड़ितों की मृत्यु प्रमाण पत्रों में भी झूठे इंफॉर्मेशन और इंटेल डाले हैं और गलत एंट्री की है, जो कि खुद एक कानूनन जुर्म है। इसके साथ ही शिपमैन ने जोर देकर कहा कि ग्रुंडी मॉर्फिन या हेरोइन जैसी नशीली दवाओं की आदी थी और इसके सबूत के तौर पे
उसने अपने नोट्स की ओर इशारा किया। हालांकि पुलिस ने पाया कि शिपमैन ने उसकी मौत के बाद अपने कंप्यूटर में नोट्स लिखे थे और उसमें भी फेरबदल किया था। पुलिस 14 अन्य मामलों की पुष्टि करने में भी सफल रही, जिनमें शिपमैन ने डायमॉर्फिन की घातक खुराक देके मरीजों को मौत के घाट उतारा था। हैरोल्ड शिपमैन ने हमेशा हत्याओं से इनकार किया और पुलिस या आपराधिक मनोचिकित्सकों के साथ सहयोग यानी सपोर्ट करने से हमेशा इतराते रहे। जब भी पुलिस उनको पूछताछ करने के लिए बुलाती थी या किसी पीड़ित की तस्वीर दिखाती थी, वो आंख बंद कर लेते थे और जमाही लेते रहते थे। कभी कभी तो वो सबूत देखने से भी इनकार कर दिया करते थे। पुलिस ने शिपमैन को महज 15 हत्याओं के लिए आरोपी ठहराया, लेकिन अनुमान ये लगाया गया कि उसने तकरीबन 240 से लेकर 450 लोगों की हत्या की होगी। अब आइए जानते हैं कि डॉक्टर शिपमैन जब दोषी करार दे दिए गए तो जेल में क्या हुआ। साल है 2000 का। शिपमैन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई तथा ये सिफारिश की गई कि उसे कभी भी रिहा ना किया जाए और ना ही कभी पेरोल दी जाए। उन्हें मैनचेस्टर जेल में रखा गया था, लेकिन अंततः उन्हें वेस्ट यॉर्कशायर के वेकफील्ड जेल में भेज दिया गया, जहां उन्होंने अपने 58वें बर्थडे के दिन उन्होंने ये शंका जताई थी, जो पास के जो कैदी होते हैं, कि वो आत्महत्या की सोच रहे हैं। उनका जन्म 13 जनवरी को हुआ था। 13 जनवरी 2004 को जब वो जेल में थे तो शिपमैन ने अपनी ही कोठरी में, ये थी कहानी डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन की। लेकिन उनकी मौत के साथ एक सवाल ये भी उठता है कि उन्होंने इतनी हत्याएं क्यों की। शिपमैन को हत्या करने की इच्छा क्यों हुई, ये समझाने के लिए कई सारे सिद्धांत सामने रखे गए। कुछ का कहना था कि वो अपनी मां के मौत का बदला ले रहे थे। आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है रीजन कि एक पढ़ा लिखा डॉक्टर जिसका एक हंसता खेलता परिवार था, एक सीरियल किलर बन जाता है? आप अपना वैल्यूएबल कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए। ऐसी कहानियों के साथ मैं अनिमेश आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।